सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक सॉलिड स्टेट्स। मैं आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ इसके सॉलिड स्टेट्स के। आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हो बाद में, ठीक है, और यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉलिड स्टेट स्टार्ट कहाँ से होता है? सॉलिड हमारे पास दो तरह का होता है ना। क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, इसमें रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। अमॉर्फस में रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, नहीं होता? हाँ जी, नो सर, हाँ जी, नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, और कौन कौन कहता है नहीं होता? हाँ जी, जैनी, सेजल। नहीं होता सर। नहीं होता। तो अगर मैं कहूँ होता है तो गलत हो जाएगा क्या? अगर हम कहें कि होता है तो इसमें भी अमॉर्फस में ऑर्डर होता है। मैंने बोला ऑर्डर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, मैंने लॉन्ग ऑर्डर बोला ही नहीं, है ना। तो ऑर्डर अरेंजमेंट तो होता है भाई, बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी बहुत सिमिट्री तो रहती है इसमें भी। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। अमॉर्फस में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ब्रेक आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता। शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है। चलो, उसके बाद आती है इनकी प्रॉपर्टीज। अब मेरे को एग्जांपल्स बता सकते हो क्रिस्टलाइन की एग्जांपल? जैसे कि NaCl, रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। इसके क्वेश्चन आएंगे आपको, तो वो कहेगा कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है। ये मैं क्वेश्चन में से टर्म्स बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना। वो कहेगा जो स्ट्रक्चर है वो रॉक सॉल्ट टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। और NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम एक बार कर लेंगे, आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं अमॉर्फस पे। एग्जाम्पल, ग्लास, ठीक है। तो ग्लास आपको पता है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर? क्रिस्टलाइन की और एग्जांपल, हाँ जी बच्चे देखो आगे। क्रिस्टलाइन के और एग्जांपल जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? क्रिस्टलाइन। और ग्लास में और क्या क्या आ जाएगा? जैसे रबड़ आ जाएगी, ग्लास, रबड़, ठीक है। इसके बाद आती बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वही है जिसमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, इसमें शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, राइट। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का जो होता है वो शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट समझते हो, है ना। एकदम से मेल्ट होगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये शार्प नहीं होता, ठीक है। ग्रेजुअली मेल्ट करता है, ओवर अ रेंज मेल्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि इसका किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 200, तो हो सकता है 180 पे आके मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन ये अगर इसका मैं बोलूं 200 है तो ये 199 पे भी नहीं करेगा मेल्ट। तो ये 199 पे भी मेल्ट नहीं करेगा। क्लियर? हाँ जी बच्चे। यस सर। एक बात बताओ, मैंने सॉलिड रिवाइज कराया हुआ पहले? मेरे को याद नहीं है। हाँ जी जैनी, सेजल,
सॉलिड रिवाइज कराया हुआ है? बहुत पहले कभी कराया। कराया? हाँ जी जस्टिन। जेई की क्लास में तो नहीं शायद कराया। जेई की क्लास में नहीं कराया ना? यही बोल रहा है? मुझे तो याद नहीं है, बाकी हाँ हाँ, पता नहीं है। कराया होगा, नहीं कराया। हाँ जी क्योंकि सर। अगर कराया होता तो टेस्ट हुआ होता, टेस्ट तो हुआ नहीं। चलो, तो इसलिए मैंने पहला टेस्ट रखा है। आगे आगे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी होता है having different properties in different directions। क्या होता है having? कोरोना कम हो रहा है, पेपर कैंसिल हो गए हैं, ये कैंसिल नहीं होना, ठीक है? ये तो होना ही होना है, ठीक है? आपको पता ही है, लास्ट ईयर तो बहुत बुरा हाल था, तब भी हुआ था। आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो तैयारी अपनी अच्छे से कर लो। देखो, एक बार की मेहनत है, उसके बाद मौजे हैं। अब देखो होता क्या, जैसे क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है ना? तो अगर मैं मान लो कोई प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूँ, लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कंडक्टिविटी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर की मैंने, ये डायरेक्शन ली, मैंने ये डायरेक्शन ली, ठीक है? फिर मैंने ये डायरेक्शन ली, तो देख सकते हो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स टकराने के चांसेस रहेंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं टकराएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। तो याद रखना, क्रिस्टलाइन का जो ऑर्डर होता है वो रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्रिस्टलाइन में ही होती है, ठीक है? आइसोट्रॉपी में प्रॉपर्टी सेम रहती है। देखो क्यों। अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर लगा, इसका स्ट्रक्चर इतना वो नहीं होता, थोड़ा सा मैंने बताया आपको, शॉर्ट और ऑर्डर अरेंजमेंट इसमें प्रेजेंट होता है ना, लेकिन हम इसको बनाएंगे ऐसे ही समझने के लिए। मान लो जैसे ये है, तो इसमें जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, चाहे मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, चाहे मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स के टकराने के चांसेस रहेंगे। बात समझ आई बच्चे? यस और नो? हाँ जी, क्लियर टू यस एवरीवन? सर। चलो, तो एनाइसोट्रॉपी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शंस, ये किसका काम है? क्रिस्टलाइन का। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है, अमॉर्फस होता है? यस, एनीवन? ये नीट का क्वेश्चन है भाई। नीट और जेई मेंस का लेवल सेम होता है, अगर आपको पता हो, ठीक है? ऑलमोस्ट। थोड़ा सा जेई का थोड़ा सा हार्ड रहता है, ज्यादा नहीं। हाँ जी बोलो। क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज होता है SiO2। आपको सारा कराना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखो। लिख लो, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। मैं हालांकि स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आप टॉपिक लिख लो। स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, मैं क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास लिख रहा हूँ यहाँ पे। बच्चे जहां पे ग्लास आ गए, इसको ऐसे ही याद रखना है। तो आपने देखा होगा कि जो पुराने घरों में बाहर शीशे लगे होते हैं, वो नीचे से थिक हो जाते हैं, है ना? तो क्योंकि
ग्लास फ्लो करता है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। क्लियर? इसलिए हम इसको ग्लास को अमॉर्फस मानते हैं, तो ये अमॉर्फस होता है। तो क्वार्ट्ज ग्लास तो साथ में क्या आ जाएगा, अमॉर्फस, ठीक है, और क्वार्ट्ज क्या आ जाएगा, खुद क्रिस्टलाइन। स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं। क्वार्ट्ज इज अ फॉर्म ऑफ SiO2, ठीक है, क्वार्ट्ज क्या होता है, छोटा छोटा करके लिख लो, क्वार्ट्ज इज अ फॉर्म ऑफ SiO2। और इसके आसपास टेट्राहेड्रली ये जुड़ा होता है, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा बच्चे, SiO4, ठीक है। इट हैज टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स which are orderly arranged in crystalline quartz। crystalline quartz में तो ओवरऑल SiO4 यूनिट्स की तरह वो दिखता है, ठीक है, SiO2 करके SiO4 ऐसा कंबाइंड दिखेगा हमें। क्लियर? और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है किस फॉर्म में, अमॉर्फस फॉर्म में, क्वार्ट्ज ग्लास बन जाएगा, स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा डी फॉर्म हो जाएगा, राइट। चलो, मेल्टिंग पॉइंट हमने कर लिया, आगे आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी भी हो गया, बस खत्म। आगे एक क्लीवेज है, छोटा सा टॉपिक है, इसी के अंडर कर लेते हैं क्लीवेज। तो क्रिस्टलाइन का जो क्लीवेज रहता है वो क्लीन रहता है, मतलब कि जैसे ये हमने पीस को काटना है ना, मान लो ये क्रिस्टलाइन है, अगर इसको हम क्लीव करते हैं, यहाँ से हम इसको कट करते हैं, तो इसका क्लीव जो होगा ना बिल्कुल प्लेन रहेगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे आप प्लास्टिक कई बार काटो तो आप देखते हो उसमें डिफॉर्मेशन आती है ना, तो ऐसे ही जो क्रिस्टलाइन होगा उसमें बिल्कुल क्लीन क्लीवेज रहता है। क्लियर? चलो आगे, आगे जो टॉपिक है इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप अगर करोगे देखोगे फिर आपको पता लगेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस हमने पढ़ना नहीं है ना, लिख लो बच्चे, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन था अभी मैंने रिसेंटली देखा, आप लोग से पूछता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में डालना हो, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। CH4 सबको पता है मीथेन होती है, ठीक है, CH4 सॉलिड स्टेट में हो सकती है, यस और नो? क्या CH4 सॉलिड स्टेट में हो सकती है? यस बोलो। रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होती। रूम टेम्परेचर में नहीं होगी, लिक्विफाई हो सकती है प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर लो करके, है ना, बिल्कुल, लिक्विफाई करके सॉलिड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये किसकी फॉर्म है, मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये किसकी टाइप है आपको ये बताना, मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप है, कोवेलेंट सॉलिड की टाइप है, आयनिक तो नहीं है, आयनिक सॉलिड की टाइप है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? हाँ जी, आंसर प्लीज, आंसर बोलो बच्चे, जल्दी बोलो। तो कोवेलेंट। कोवेलेंट, ओके, किसने बोला, जैनी ने? यस सर। अच्छा, जस्टिन? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर कैसे?
और क्यों? बताओ जी। हाँ जी बोलो, आप लोगों ने बोला है, आंसर दिया है, बोलो बच्चे, बोलो यार। वो नहीं पता। वो नहीं पता तो फिर पता ही कुछ नहीं है। ये मॉलिक्यूलर होता है, सॉलिड, कोवेलेंट नहीं है। क्यों? ये हम आज पढ़ेंगे, देखते जाओ। आंसर दिया करो, बंदे को याद रहता है, मैंने ये बोला था, आंसर वो था। अगर सही होगा फिर तो क्या ही बात है, और वो भी ऊपर से तुक्का हो फिर तो क्या ही बात है। चलो, तो इसमें टाइप्स हमारे पास आती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट। पहला, जैनी ने CH4 बोला क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है सारे, तो इसलिए कोवेलेंट सॉलिड होगा, ठीक है। और जस्टिन ने तुक्का मारा है ना। जस्टिन कहता आयनिक नहीं हो सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूलर होगा, है ना। सर वाह ऑड वन आउट ही था, मतलब है। ऐसे ही किया था। क्या? ऐसे ही एलिमिनेट किया था ऑप्शंस। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, आलसी लोग ऐसे ही कर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड की फर्दर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। नॉन पोलर, और तुम लोगों को ना मैंने ये सारा कराया था उसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में। पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, लिख लो ये। मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखो सबसे पहले कैटेगरी है नॉन पोलर की। यहाँ आके ना बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि, क्योंकि जो मैं एग्जांपल लिखने वाला ना उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बच्चे, एक सेकंड दो। हेलो, रसिका। हाँ जी बच्चे देखो, नॉन पोलर में आप लोग हैरान हो जाओगे, एग्जांपल जैसे मैं लिखूंगा। अच्छा, तो नॉन पोलर में जो एग्जांपल है वो है O2, H2, CO2, CH4। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो गैसेज हैं। हाँ गैसेज हैं, लेकिन इसको हम प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, ये सॉलिड बन जाए, ठीक है। तो इसमें देखो नॉन पोलर है ये। O2 में इंट्रैक्शन कैसे होती है, मैंने ये स्टेटसोमेटर में कराया था, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, पेपर आ रहे हैं तुम्हारे। जैसे O2 का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दूसरे O2 का, तो एक टाइम पे क्या होता है, इसके न्यूक्लियस के सामने इसका इलेक्ट्रॉन आ जाता है और फिर ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। और ये इसका ओरिजिनल था, है ना। डिस्टॉर्ट हो गया, नेगेटिव इधर आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बना इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो नॉन पोलर में फोर्सेस सबसे ज्यादा वीक होती हैं, ये वंडरवाल फोर्स ही है। वंडरवाल की सबसे वीक फोर्स दैट इन लंदन फोर्स, ठीक है। तो अच्छे से बच्चे दिमाग में डाल लो,
फिर थोड़ा रीड भी कर लिया करो, दिमाग में रहेगा। क्लियर? चले आगे। तो इसके आपको वो तो पता ही है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फैक्टर्स आता ही है। साइज बढ़ेगा वंडर वापस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं H2 और O2 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आपको कि सर O2 का। क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, वो भी O2 का, है ना। इसी तरह अगर मैं चारों में कंपैरिजन करना चाहूँ, चारों को अरेंज करते हैं ना, एक काम करते हैं। चलो बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? हाँ जी, CO2। सबसे ज्यादा CO2। फिर O2। CH4। नहीं, O2 भी आ सकता है। O2 का मोलर मास काफी ज्यादा है ना। लेकिन O2 काफी सिमेट्रिकल है, तो ये यहाँ पे हमें ना चेक करना पड़ेगा वैसे। तो फिर भी मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, हो सकता है यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें मास में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा या एक आधा बीच में पोलर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, चलो। तो ये आपको पता लग गया, साइज के बेसिस पे इसको हमने देखना है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे पोलर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जैसे कि HCl, HCl, डायपोल, 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 डायपोल। इसमें है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये जो डायपोल है ये परमानेंट है। तो आपको पता है अगर परमानेंट डायपोल हो तो फोर्स स्ट्रांग होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पोलर से ज्यादा रहता है। ठीक है, और थर्ड इसमें कैटेगरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, वो तब होगा जब जैसे HF हो गया, NH3 हो गया, H2 हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर? सर। हाँ जी बच्चे, हाँ जी बोलो बच्चे। यस सर, क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे करते हैं आयनिक सॉलिड्स। एक आपको छोटा सा टॉपिक है और कराता हूँ बाद में, ठीक है। नहीं तो कल करेंगे, आराम से कराऊंगा मैं। शेड्यूल आपका बड़ा रिलैक्स बनाया मैंने इस बार, पूरा टाइम देना पड़ेगा तभी टॉपिक करोगे अच्छे से। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड में पता ही है, जैसे KCl है, NaCl है, ठीक है, MgCl2 है। तो ये सारे आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है ना। चलो, चलो आगे चलते हैं। आयनिक सॉलिड के बाद थर्ड क्या आएगा? मेटालिक। मेटालिक सॉलिड्स में क्या था? मेटालिक सॉलिड्स में क्या था? मेटालिक सॉलिड्स में मेटल्स होंगे। मेटल्स में फोर्सेस पता कैसे होती हैं? पता किसी को? देखो, मेटालिक में आपको पता मेटालिक फोर्स होती है, लेकिन होती कैसे है? देखो, एक सोडियम का एटम है, एक नियोन का एटम है। ये सॉलिड है, ये गैस है। कोई बताएगा क्यों? एनीवन? बोलो बच्चे। हाँ जी, बोलो बोलो। एक सॉलिड है, एक गैस है, ऐसा क्यों? जस्टिन बताओ। डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या? डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन बहुत पास है तो वो पकड़ के रखता है अपने पास। बड़ा गंदा कंसेप्ट है। और कोई? तुम लोगों को भी ये नहीं पता कि जब हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमें देखना क्या होता है? सिंगल एटम नहीं देखते बच्चे, पूरा एक साथ देखते हैं, बल्क में देखते हैं।
देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है, ये जो सोडियम आपको दिख रहा है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, ये की कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब जस्टिन ने बोला कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ये थर्ड शेल में है, तो ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो फोर्स कम रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी, उससे ये होगा इसकी आयनेशन शेल भी कम होगी। लेकिन इससे हम ये नहीं बता सकते इसकी, अगर फोर्सेस कम है फिर तो ये गैस होनी चाहिए जस्टिन, ये तो उल्टा हो गया। देखो तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली बाउंडेड है ना, तो लूजली बाउंड होने से क्या होगा, जैसे सोडियम के एटम के साथ जुड़ता है, पास आता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये रेड डॉट जो है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर वाला शेल में बनाया मैंने, और यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि ये जो डॉट आपको इलेक्ट्रॉन दिख रही है ये किसका है, जरूरी नहीं है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया ये वाला ये इसी का हो, ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, हम कहते हैं ना सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो बहुत सारे एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। जैसे मैं कहूँ ये वाला न्यूक्लियस है जो है ना, तो ये किस किस को खींच रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होगा, ऊपर चारों तरफ खींच रहा होगा, तो ये होती है मेटालिक बॉन्डिंग। क्लियर? हाँ जी बच्चे, मेटालिक बॉन्डिंग क्लियर सबको? यस सर। आगे फोर्थ आता है कोवेलेंट सॉलिड्स। मैं ना बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, अगर +2 का बच्चा फ्रेशर बच्चा भी बिठा दूंगा ना वो भी समझ लेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिलैक्स मत। तो कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड। अच्छा, तो इसमें से ग्रेफाइट डायमंड में से क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रेफाइट की हाइब्रिडेशन क्या होती है? हाँ जी, ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन बोलो। ग्रेफाइट आपको पता है कंडक्टर होता है ना, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 इधर sp3, बैड कंडक्टर। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। क्लियर? हाँ जी बच्चे। और एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने बोला था मैं आपको कराता हूँ, पहुंच गए वहां पे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के टॉपिक है, पॉलीमॉर्फ्स। राइट डाउन, छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है ये। तो कुछ सॉलिड्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर अपना अटेन कर लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन पे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। क्या बोलते हैं? मतलब कि काफी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड, जैसे कार्बन है, कार्बन को हीट किया डायमंड बन गया, ग्रेफाइट बन गया, तो ये इसकी फॉर्म्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। क्लियर? या और क्या बोल सकते हैं आपको, जो सिंपल सा वर्ड आप लोग जानते हो, दैट इज एलोट्रोप। एलोट्रोप भी लिख देते हैं, एलोट्रॉप्स। एक ये टर्म होगी, दूसरी आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, जैसे Na3PO4 और Na3 आर्सेनिक ASO4, ये क्या है, दीज आर आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फॉर्मूला अलग हो, ठीक है। और पॉलीफॉर्म्स में क्या आएगा, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो आपको पता है, आप लोग
पढ़ के आए हो मेटलर्जी, कैल्साइट, एरेगोनाइट। और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो एलोट्रॉप्स नहीं होते। एलोट्रॉप्स बोलते हैं इन फॉर्म जब एलिमेंट हो, ठीक है। इन केस ऑफ एलिमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड एलोट्रॉपी। यहाँ पे क्या बोलना है इसको, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये रहा आपका आइसोमॉर्फिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लग रहेगा स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर। अबे इसको भूलना मत, ठीक है, और ये रिवाइज कर लेना। मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगा क्यों, और टॉपिक ना बच्चे थोड़े से लर्न करने वाले हैं, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर से करोगे नंबर नहीं आएंगे, तो अच्छे से डेप्थ में पढ़ो इसको, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 7:30। ओके, आपको शेड्यूल भेज दूंगा मैं थोड़ी देर तक, ठीक है। ओके बाय।